Good evening, everyone, and welcome to India's biggest seminar on smart parenting. दोस्तों, आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें अभी तक दी होगी, बट लेट मी टेल यू, आपका ये 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना, 12th, 13th एंड 14th ऑफ अप्रैल का ये जो 3 दिन का लाइव टोटली फ्री स्मार्ट पेरेंटिंग का वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है, इस वर्कशॉप को अटेंड करना आपने अपने बच्चों को सबसे बड़ा तोहफा देने का डिसीजन ले लिया है. सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच एंड एवरीवन आउट देयर जो आज इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं. दोस्तों, यहां पर जो लोग हमारे साथ जूम पर है और जो लोग हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 3 दिन का वर्कशॉप है, मेक श्योर कि आप आज का पहला दिन, कल दूसरा और तीसरे दिन को अटेंड करें, बिकॉज ये तीनों दिन नई नई बातें हैं जो हम करने वाले हैं. हर दिन कुछ नया सीखने वाले हैं. फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं एक छोटे से सवाल के द्वारा. एंड द क्वेश्चन इज कि क्यों हमने एक बच्चे का प्लानिंग किया. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक पेरेंट को मैं पूछना चाहता हूं, जो ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं और या फिर जो फ्यूचर में बनने वाले हैं. व्हाई डू यू प्लान अ बेबी? एंड आपको पता है इंडिया के सबसे कॉमन आंसर्स क्या मिलते हैं? आपको हैरानी होगी जान करके कि कॉमन आंसर मिलता है क्योंकि वंश को आगे चलाना था, इसीलिए बच्चे का प्लानिंग किया. या फिर कभी कभार तो यह सुनने को मिलता है, सर उम्र हो गई थी ना, इसीलिए हमने बेबी प्लान कर लिया. और ऐसे भी लोग मुझे मिल जाते हैं कहने वाले कि सर हमारे परिवार ने, समाज वालों ने हमें फोर्स किया इसलिए. और जो चौथा रीजन है ना, वो तो बड़ा शॉकिंग है, बस मैं पढ़ूंगा और बहुत कुछ आप उसमें से समझ जाएंगे. और वो चौथा रीजन है, अरे बाप रे, मैं प्रेग्नेंट हो गई. दोस्तों, सच कहूं, अगर इनमें से कोई रीजन है तो ना कहीं हम टोटली मिस आउट कर रहे हैं कि क्यों हमें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए. एंड दिस आर द रीजंस जो 80% लोग कॉमनली मुझे देते हैं. बट लेट मी टेल यू, आप में से जो भी यहां पर पेरेंट हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि एक बच्चे का प्लानिंग करना, हमारी जिंदगी में एक बच्चे का होना, एक तरीके से कुदरत का हम पर भरोसा करना है, विश्वास रखना है. एंड इट इज अ वेरी बिग प्रिविलेज कि हमारे द्वारा दुनिया में हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो समाज में, लोगों की जिंदगी में और दुनिया में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने वाला है. एंड दिस हैज टू बी द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लानिंग अ बेबी. गाइज, अगर आप भी ये मानते हैं, देन टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू फर्मली, सर्टेनली, 100% बिलीव दिस. I am seeing so many people typing out yes in the chat box and I'm so happy for that. Thank you so much, guys. Friends, देखिए, एक बात तो पक्की है कि हमें एक बच्चे का प्लानिंग तभी करना चाहिए कि जब जाकर के हम फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली एंड इमोशनली रेडी हो. बिकॉज जब हम एक बच्चे का प्लानिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और खास करके इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर जाती है. और जब ये सारी चीजें कंबाइन होती है ना, तभी जाकर के हम अपने बच्चे को वो माहौल, वो एनवायरमेंट, वो टूल्स दे सकते हैं जो एक्चुअली उसकी जरूरत है. फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम, ये 3 दिन का वर्कशॉप जो है ना, वो 2 टाइप के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. एक, जो ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं, चाहे आपका बच्चा 1 साल का हो या 20 साल का हो. अगर आप एक पेरेंट है तो ये वर्कशॉप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. और दूसरा, जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर में बहुत जल्दी प्लानिंग है एक बच्चे को लाने का, उनके लिए ये वर्कशॉप बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. बट लेट मी टेल यू कि पेरेंटिंग के कुछ कॉमन गलत फहमियां हैं, मिथ्स है इंडियंस के अंदर. चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं. सबसे पहले तो लोगों को यह लगता है कि मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है कि अपने बच्चे को बड़ा कैसे करना है. और मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि पेरेंटिंग ही पूरी दुनिया में एक ऐसा जॉब है, हाँ, कि जिसकी शुरुआत एक बार हुई ना, आपके जिंदगी की आखिरी सांस तक आप एक पेरेंट बने रहते हैं. मतलब कि एक बार आपके खुद के बच्चे भी बड़े हो जाए ना, फिर उनके बच्चों को भी बड़ा करने के लिए हमें पेरेंट बने रहना पड़ता है. ये एक ऐसा जॉब है कि जिसमें एक बार आप आ जाए ना, फिर पूरी जिंदगी दोस्तों आप उस जॉब को निभा रहे हैं. अब आप सोचिए कि दूसरी कोई भी जॉब को करने के लिए आप कितनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने के लिए जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर एक पेरेंट बनने की जो हमारी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ जो किया, मेरे माता पिता ने मुझे जैसे बड़ा किया, बस एग्जैक्टली वैसे मुझे अपने बच्चों को वैसे ही बड़ा करना है। नहीं, यह सच नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों वक्त के साथ हमारे कपड़े पहनने के तरीके यानी कि फैशन का तरीका बदल चुका है, हमारे खाने पीने के तौर तरीके बदल चुके हैं, हमारी जिंदगी जीने के तौर तरीके बदल चुके हैं, बस एग्जैक्टली वैसे जिस जमाने में हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया, उस पल के दौरान दोस्तों जो माहौल था और जिस तरीके से हमें नर्चरिंग मिला, आज के बच्चों के लिए और आज के वक्त के लिए वो टोटली अलग हो गया है। और इसलिए सेम रिप्लिकेट करना सही नहीं होगा। हमें बहुत कुछ है नया जो सीखना पड़ेगा, जो इस 3 दिन के वर्कशॉप के द्वारा आप चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में सीखने वाले हैं। तीसरी बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो ये है कि मेरा जो बच्चा है ना, वो मेरे सपने पूरे करेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सच तो ये है दोस्तों कि आपके बच्चे आपके अगर सपने पूरे करेंगे, फिर क्या होगा पता है? उनके सपने उनके बच्चे पूरे करेंगे और फिर वापस उनके सपने उनके बच्चे पूरे करेंगे। मतलब तो ये हुआ कि जो इंसान इस दुनिया में आया है वो तो अपने सपने तो पूरे ही नहीं करने वाला ना। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप एज अ पेरेंट एक रोल प्ले करते हैं, एक सारथी का काम करते हैं कि जो बच्चा इस दुनिया में आया है आपके द्वारा, वो बच्चा आपके द्वारा आया है, वो आपका बच्चा नहीं है। एक्चुअली वो तो कुदरत का बच्चा है कि जो इस दुनिया में एक पॉजिटिव परिवर्तन बनाने के लिए आया है। आपको एज अ पेरेंट बस सारथी बनकर के उसे वो माहौल और सपोर्ट देना है कि जिससे वो अपनी काबिलियत को बाहर लेकर आ सके और समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। बिकॉज हर एक बच्चा एक मिशन के साथ इस दुनिया में आता है, एक बहुत बड़े पर्पस के साथ इस दुनिया में आता है। इफ यू बिलीव दिस देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स गाइज, जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स इफ यू बिलीव दिस कि हर एक बच्चे का खुद का एक पर्पस होता है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी जो लोग यहां पर टाइप आउट कर रहे हैं आई, बिकॉज सी आज के प्रोग्राम को इंटरैक्टिव रखिएगा। मेक श्योर कि कुछ चीजें जो मैं आपको लिखने के लिए कह रहा हूं आप लिख रहे हैं, बिकॉज आपका माइंड तभी लर्न कर सकता है जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है बच्चों को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर, एंड दैट इज कि जो पढ़ाई है वही सब कुछ है, या फिर जो एग्जाम के रिजल्ट्स है वही सब कुछ है और वही फ्यूचर है और वही जिंदगी बनाता है। एंड दैट इज नॉट 100% ट्रू। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे आए ये बहुत जरूरी है, बट दोस्तों वो पूरा सच नहीं है या फिर सब कुछ उसी के ऊपर आधारित है, ऐसा भी नहीं है। इस 3 दिन के वर्कशॉप के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चों का किस किस लेवल पर डेवलपमेंट जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हमने हमेशा बच्चों के IQ के ऊपर फोकस किया है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से डेवलप होता है। बट व्हाट अबाउट EQ, इमोशनल क्वोशेंट? व्हाट अबाउट SQ, स्पिरिचुअल क्वोशेंट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेटेस्ट जमाने में जो जरूरी है, एंड दैट इज AQ, एंड दैट इज अडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट। जैसे कि पेंडेमिक आया, कोरोना सिचुएशन और सारा माहौल बदल गया, हमें अपनी पैटर्न से बाहर निकल करके जिंदगी जीना पड़ा और तब हमें AQ की जरूरत थी, एंड दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट, चीजों को अडेप्ट कर पाना, राइट? सो सिर्फ स्कूल, सिर्फ पढ़ाई 100% नहीं, वो इंपॉर्टेंट है मगर वो 100% नहीं है। एंड एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पेरेंटिंग को लेकर है, एंड दैट इज ज्यादातर फादर्स को होती है, और वो जो पिता है उसको ये गलतफहमी है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं बाप बन गया, बस ये बोलना 4 दोस्तों के सामने जाकर के और एक स्टेटस अपलोड कर लेना सोशल मीडिया के ऊपर, बस खत्म, मेरा रोल इतना ही था। एंड लेट मी टेल यू टू ऑल द फादर्स आउट देयर, पहले तो जितने भी मदर्स यहां पर अटेंड कर रहे हैं, और अगर आपके हस्बैंड्स आपके साथ नहीं है तो पहले तो उनको बुलाओ, पकड़ करके अपने बाजू में बिठाओ, बिकॉज पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेले एक मदर की नहीं हो सकती है और सिर्फ अकेले एक फादर की भी नहीं हो सकती है।
एंड समथिंग इंपॉर्टेंट, ये 3 दिन का वर्कशॉप सिर्फ आप अकेले अटेंड करोगे उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स जो फंडास आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एज अ फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि मदर एंड फादर, और उसी के साथ मैं कहूं कि घर में अगर दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, जो भी है, उन सभी को मिल करके अटेंड करना जरूरी है। बिकॉज आप जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, अगर वो सभी परिवार वाले नहीं समझेंगे ना कहीं आपके बच्चे को आप कंफ्यूज कर देंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब हमारी सिर्फ शुरुआत हुई है और 3 दिन का वर्कशॉप बहुत ही लंबा है दोस्तों, सो मेक श्योर कि जो भी लोग अवेलेबल है उन सभी को आप बुलाइए और अपने साथ बिठाइए, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी, जो आखिरी गलतफहमी है पेरेंटिंग को लेकर, एंड दैट इज आई हैव टू डू परफेक्ट पेरेंटिंग। नाउ लेट मी टेल यू, परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ भी संभव नहीं है, कुछ मौजूद ही नहीं है परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा। देखो, सच ये है कि परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं हो सकता है, लेकिन एक परफेक्ट चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप हो सकता है। और इस 3 दिन का हमारा यही गोल है कि भले हम परफेक्ट पेरेंट ना बन सके, मगर हमारे बच्चे के साथ का जो हमारा रिलेशनशिप है उसे हम परफेक्ट बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप किस टाइप के पेरेंट हैं? मैंने कॉमनली 2 टाइप के पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है, और वो 2 टाइप के पेरेंट्स में एक पेरेंट होते हैं जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मैं मम्मी या पापा बना, मतलब मेरा एक ही गोल है कि मुझे मेरे बच्चे को बस सिखाते रहना है। लेकिन दूसरे वो वाले पेरेंट्स हैं जिनमें से काफी सारे आज मेरे सामने हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, और वो दूसरे पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स खुद भी सीखना पसंद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से कि आर यू अ टीचिंग पेरेंट और आर यू अ लर्निंग पेरेंट? आप भी सीखना पसंद करते हैं या फिर सिर्फ खुद ही पढ़ाते रहते हैं अपने बच्चों को? और मुझे यहां पर आपको लिख करके बताना है कि आप एक लर्निंग पेरेंट है या फिर टीचिंग पेरेंट है। वैसे आप सभी का इस वर्कशॉप को अटेंड करना, इसके लिए वक्त निकालना, मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग अपने किचन को छोड़ करके बैठे हुए हैं, घर की जिम्मेदारियों को मैनेज करके बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं आप अपनी फेवरेट टीवी सीरियल्स को छोड़कर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ऑफिस से जल्दी आकर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ट्रैवल करते करते अभी मुझे सुन रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों लर्निंग पेरेंट्स हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू कि जो आज आप कहीं ना कहीं से वक्त निकाल करके मैनेज करके ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और आपका बस एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन भविष्य दे सके। बस इसी वजह से आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। सो लेट्स अ राउंड अप्लॉज अगेन फॉर एवरी पेरेंट आउट देयर। दोस्तों, जो लोग हमारे साथ यहां पर YouTube और Facebook पर हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि वहां पर आपको एक लाइक यानी कि थम्स अप बटन मिलेगा, उसको हिट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ है ना, आपको शेयर बटन भी मिलेगा। व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, Facebook के ऊपर, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसका रीजन है, देखो, जब आप वो लाइक बटन और शेयर बटन को हिट करते हैं, देखिए, इस वर्कशॉप का हमारा बस इतना ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एक बेहतर फ्यूचर दे सके, और उसके लिए माता पिता को कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और दोस्तों, जब ये वर्कशॉप शुरू ही हुआ है, और जब आप वो शेयर बटन और लाइक बटन हिट कर लेंगे ना, तो बेनिफिट ये मिलेगा कि YouTube के और Facebook के एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करेंगे, और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने के लिए हमें साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, कभी कभी है ना, कुछ नेगेटिव वीडियोस को इतना शेयरिंग मिल जाता है, इतने लाइक्स मिल जाते हैं, मगर कभी कुछ अच्छा हो रहा है, और जब 3 दिन का ये टोटली फ्री वर्कशॉप है, जिसकी वैल्यू दोस्तों 10,000 रुपीज है, वो टोटली फ्री हम सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे देश को वापस एक और बार सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, और यही पर्पस है इस पेरेंटिंग वर्कशॉप का। So thank you so much for all the thumbs ups and love on Zoom जो मैं चैट बॉक्स के अंदर देख सकता हूं। Thank you so much guys, love you all। So चलिए, यहां पर सबसे पहला पॉइंट जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा कि देखिए, एक बच्चा जो है ना, जब हमारी जिंदगी में आता है ना, तो बच्चे का कोई अतीत नहीं होता, वो एक ब्लैंक हार्ड डिस्क है। वो कोई बैगेज लेके नहीं आता, वो कोई मेमोरीज या यादों को लेकर नहीं आता। बच्चे का खुद का एक तरीके से कहे तो कोई स्वभाव ही नहीं है। आपको पता है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से भरा हुआ है, और वो है प्यार और ढेर सारी खुशियां। एक बच्चा जब हमारी जिंदगी में आता है, तो वो इतना ज्यादा प्यार और ढेर सारी खुशियां लेकर के आता है। अब मन में एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, और वो सवाल ये है
कि फिर वक्त के साथ उस बच्चे के अंदर गुस्सा कहां से आता है, उस बच्चे के अंदर नेगेटिविटी कहां से आती है, उस बच्चे के अंदर डर कहां से आते हैं, या बुरी आदतें कहां से आती है। मैं पूछ ये रहा हूं आप सभी को दोस्तों कि अगर एक बच्चे का कोई अतीत था ही नहीं, वो एक ब्लैंक हार्ड डिस्क था, तो आप जरा ये भी तो सोचिए कि अगर वो खाली होकर आया था और ढेर सारा प्यार और खुशियां लेकर आया था, तो सच ये है कि वो सारी नेगेटिविटी है ना, वो सारे दाग जो उसके स्वभाव के अंदर, उसके दिमाग में, उसके विचारों के अंदर आ रहे हैं, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर ये सच है कि वो सबसे पहले उसके माता पिता, फिर दूसरे उसके परिवार वाले, और तीसरा उसके समाज में जो दोस्त यार टीवी मोबाइल है ना, उन सभी के अंदर से आना शुरू करता है। अब इसके ऊपर का एक अमेजिंग रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये रिसर्च है ना ऑलमोस्ट 50 साल तक 1.5 करोड़ बच्चों के साथ हो चुका है। और वो रिसर्च ये कहता है कि बच्चे का खुद का जो स्वभाव और जो आदतें हैं, उसके अंदर की चाहे अच्छाइयां हो या उसके अंदर की बुराइयां हो, वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है। और वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, नंबर 1, एंड दैट इज जेनेटिक्स। दैट्स 49%। जेनेटिक्स मतलब पता है आपको? जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जब मम्मी पापा के द्वारा एक बच्चा दुनिया में आया, तो वो मम्मी पापा के जो स्वभाव क्वालिटीज जो थी, और उनके भी पेरेंट्स की जो क्वालिटीज थी, और उनकी भी जो पेरेंट्स की क्वालिटीज थी, ऐसा कहा जाता है कि भाई हम लोग 7 जनरेशन के जेनेटिक्स लेकर के पैदा होते हैं। तो हां, संभव है कि वो जेनेटिक्स के अंदर कुछ अच्छाइयां भी आई हो और कुछ खामियां भी आई हो, बट दैट इज 49%। हेलो, हाउ मच? 49%। ओके, लेकिन जो 51% है, एक बच्चे का स्वभाव आदतें जो भी बन रही है, वो 51% दोस्तों, एंड वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है आसपास का माहौल। और ये जो आसपास का माहौल है दोस्तों, वो और कोई नहीं मगर सबसे बढ़कर के एक पेरेंट है जो देते हैं। और इसलिए दोस्तों, पेरेंटिंग बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। दोस्तों, अगर आप ये बिलीव करते हैं तो जरा पेरेंट वर्ड को टाइप आउट कर लो कमेंट के अंदर, PARENT, पेरेंट, जस्ट टाइप आउट, बिकॉज दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एक बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, उसके स्वभाव को बनाने में, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के अंदर, उसकी आदतों को लेकर, उसके विचार को लेकर, उसकी बिलीफ सिस्टम्स को लेकर। सो इट्स ऑल अबाउट द नर्चरिंग जो से मिलता है, राइट फ्रेंड्स। जब इस चीज को हम समझ रहे हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स के जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों। एंड ये जो 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स है, ये खोजा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के क्लिनिकल एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट डायना बर्मन के द्वारा। एंड ये जो थे, उन्होंने जो 4 टाइप के स्टाइल्स दिए ना दोस्तों, दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 टाइप के स्टाइल्स के अंदर ही हम सभी छुपे हुए हैं। और इसको समझते हुए आपको अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को खोजना है कि आप कैसे वाले पेरेंट हैं, और दूसरा आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कहां बदलाव की और सुधार की जरूरत है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपके साथ ये शेयर करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ 4 साल का छोटा सा बच्चा था जब मैंने पहली बार मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया था। जब मैं 6-7 साल का था तब मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखना शुरू किया था। मैं 9 साल की उम्र पे स्टेज पर पहली बार आया था, और 9 साल की उम्र से स्टेज से मैंने लेक्चर्स और मोटिवेशन देना शुरू किया था। 12 साल की उम्र पे मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पाया, और उन दिनों में पूरी दुनिया में मैं सबसे पहला था उस उम्र पर उस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए। तब ये सारी चीजें जब मेरी जिंदगी में हो रही थी ना, तो ज्यादातर पेरेंट्स एक सवाल मुझसे पूछते थे, ज्यादातर लोग मुझसे पूछते थे कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें क्या खिलाया, क्या पिलाया। और सच कहूं दोस्तों, मुझे ना कुछ स्पेशल खिलाया गया था, ना कुछ स्पेशल पिलाया गया था। कुछ बोनवीटा या कॉम्प्लेन पिलाने से बच्चा स्पेशल नहीं बन जाता। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक सही चाइल्ड साइकोलॉजी को फॉलो किया था, सही पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो किया था, जिस वजह से मैं बहुत कम उम्र पे बहुत कुछ अलग कर पाया था। और आज मैं आपको वही सिखाने के लिए जा रहा हूं कि वो जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो कौन सी है। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो ग्राफ है, देखिए, ये ग्राफ जो है उसमें
हमने लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है डिसिप्लिन एंड पुश। इसका मतलब होता है कि भाई एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कितना डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं और कितना आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है वो है लव एंड फोकस, कि आप उसको कितना अटेंशन देते हैं और कितना प्यार देते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के द्वारा 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल निकलते हैं। सबसे पहला पेरेंटिंग स्टाइल निकलता है, और उसको लिख लीजिएगा जरा, टाइप इट आउट, लिख लीजिएगा, एंड दैट इज अनइन्वॉल्व्ड। अब मैं जानता हूं कि शायद आप में से ऐसा कोई पेरेंट यहां पर नहीं होगा, बट इस स्टाइल को समझना जरूरी है। अनइन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ पता है? एक ऐसा पेरेंट कि जो ना डिसिप्लिन दे रहा है, ना पुश कर रहा है, ना प्यार दे रहा है, और ना ही बच्चे पे ध्यान दे रहा है। अब यहां पर कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे, कुछ मदर्स और कुछ फादर्स ऐसे होंगे जो ये पढ़ करके कहना चाहेंगे, सर मेरे हस्बैंड थोड़े ऐसे ही है, मैं बहुत इन्वॉल्व होती हूं, वो जरा भी नहीं होते हैं। नाउ देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई हो भी सकता है, बट इस फोटोग्राफ को देखिए और इस फोटोग्राफ को देख करके मुझे बताइए कि आपको क्या जानने को, सीखने को इसमें से मिल रहा है। ये फोटो है ना, बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चा बेचारा चिल्ला चिल्ला के कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मगर घर में वो फादर या शायद मदर अपनी ही दुनिया में है, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि उनके बच्चे की जिंदगी में क्या हो रहा है। दिस इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अब दोस्तों अगर आप अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग करेंगे ना, तो इसका नतीजा क्या आएगा? रिसर्च बोलता है कि आप अपने बच्चे को इम्पल्सिव बनाएंगे, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा, वो अपने इमोशंस को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और एडिक्शंस के प्रति का उसका झुकाव ज्यादा होगा, जैसे कि पान मसाला, तंबाकू, शराब, उम्र के साथ ये आदतें आने की संभावना रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों, मेंटल इश्यूज भी उस बच्चे के अंदर ज्यादा आ सकते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ भी डाउन रह सकती है। इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, एंड दैट वाज दुर्योधन। अब जैसे दुर्योधन जो थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो थे, उनके फादर, वो देख नहीं सकते थे, और उनके वाइफ जो थे गांधारी, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली, और जब किसी का नजर और फोकस बच्चे पर नहीं है तो कहीं ना कहीं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग हो गया। और ऐसे बच्चों का पेरेंटिंग फिर कौन करते पता है? आजू बाजू के लोग, वो मामा, चाचा, कजिन, बड़े भाई, दोस्त यार, टीवी, इंटरनेट उनका पेरेंट बन जाता है, और वहां से वो लोग जो सीख रहे हैं उस दिशा में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, और जो शायद सही ना भी हो। और इसके ऊपर से मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है फ्रेंड्स। आपको पता है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश की थी, और जब कृष्ण वहां से बाहर निकले तो मां गांधारी तक ये बात पहुंची, और वो दुर्योधन की माता जी है ना, पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के सामने, मिल करके माफी मांगी, क्षमा मांगी। कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और तब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। वो कहते हैं कि अगर माफी मांगनी ही है तो मुझसे मत मांगिए, अपने बच्चे से मांगिए, कि जिसको सही उम्र पर आप सही संस्कार ना दे पाए। यारों जरा सोच कर देखिए कि ये कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग का। एंड दैट इज वेयर आज बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो वो तो सिम्टम्स है, उसका रूट कारण जो है वो तो बच्चे के वो नर्चरिंग के अंदर ही छुपा हुआ था, पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर छुपा हुआ था, राइट। सो दिस इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, और ये नहीं चलने वाला। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि अगर आपके हस्बैंड अटेंड नहीं कर रहे, अगर आपके वाइफ अटेंड नहीं कर रहे, अगर आपके दूसरे घर वाले अटेंड नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर इसका मैंने लाइव स्ट्रीम किया हुआ है। 1-2 दिन तक ये वीडियो अवेलेबल होगा। आप बाद में भी अपने फैमिली मेंबर को दिखा दीजिएगा, रात को लेट दिखा दीजिएगा, कल सुबह दिखा दीजिएगा, बट मेक श्योर कि आप दिखाए। यूट्यूब का लिंक एक और बार मैं जूम पर भी डाल देता हूं दोस्तों। सेकंड टाइप का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो पेरेंटिंग स्टाइल को मैं कहता हूं, एंड दैट इज कंफर्ट पेरेंटिंग। ये कंफर्ट पेरेंटिंग, जरा इस वर्ड को लिख लो फटाफट से अपने नोटपैड्स में, कंफर्ट पेरेंटिंग। कंफर्ट पेरेंटिंग के अंदर दोस्तों डिसिप्लिन के ऊपर फोकस नहीं है, बच्चे को पुश नहीं किया जा रहा, लेकिन
बच्चे को अटेंशन बहुत दिया जा रहा है, बच्चे को प्यार बहुत 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 ज्यादा दिया जा रहा है। इस फोटोग्राफ को देखकर ही आप बताओ क्या दिख रहा है आपको। फोटो के अंदर दिख रहा है बच्चा वो राजा टाइप की कुर्सी में बैठा हुआ है, घर का राजा वही है, घर का दामाद वही है, और मम्मी पापा उसके पीछे लगे हुए, बेटा खाना खा ले, बेटा तेरी फेवरेट चीज बनाई है, बेटा तेरे लिए मैं तोहफा लेकर आया हूं, ले तेरी मनपसंद चीज लेकर आया हूं। अब कंफर्ट पेरेंटिंग मैं नहीं कहूंगा कि पूरा ही बुरा है, पूरा ही बुरा नहीं है, प्यार और अटेंशन देना अच्छी बात है, बट उसमें अगर आप डिसिप्लिन और पुश नहीं लाएंगे और ज्यादा प्यार और कंफर्ट में ही अपने बच्चे को रखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी साइड इफेक्ट्स आ सकती है। और वो साइड इफेक्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स यहां पर लिख रहे हैं कि सर थोड़े से हम ऐसे हैं। आई एम हैप्पी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो अवेयर हो पाना और एक्सेप्ट कर पाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं यहां पर उन पेरेंट्स को एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर पा रहे कि हाँ थोड़े से सर हम भी वैसे ही है। इट्स गुड, नॉट बैड, इट्स गुड। आपको रियलाइज हो रहा है, मतलब आप बदलाव ला पाओगे। और इसके साइड इफेक्ट क्या है कंफर्ट पेरेंटिंग के, और वो है कि आपका बच्चा है ना आगे बढ़ते हुए ज्यादा रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा और उसका खुद का सेल्फ कंट्रोल भी थोड़ा कम रहेगा और है ना ईगो सेंट्रिक हो जाएगा। उसको ऐसा ही लगेगा कि घर में सबसे बड़ा मैं ही हूं और मैं जो बोलूं वैसे ही सब कुछ होना चाहिए, और उसकी डिमांड, उसकी जिद बढ़ती जाएगी दिन भर दिन, क्योंकि उसको पता चल रहा है ना कि भाई मम्मी पापा तो मेरे सेवक है, मैं जो बोल रहा हूं वो सब करते हैं, और इसलिए जिद बढ़ती जा रही है। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आगे बढ़ते हुए ये बच्चा रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या है पता है? बच्चे का एटीट्यूड ये है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं जो बोलूं वैसे होना चाहिए। अब अगर रिश्तों में आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो कैसे चलेगा? आई मीन वो पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं, राइट? लेकिन रिलेशंस में झुकना पड़ता है भाई। ये डायलॉग दिमाग में मत बिठा देना। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट all about thinking about the other person, right? So friends, comfort parenting की ये कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकती है। तो प्यार देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, बट डिसिप्लिन और पुश के बिना नहीं। अब अगर आप में से कोई ये पेरेंट है तो जरूर मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में लिख करके। अगर आप कंफर्ट पेरेंट है तो जरा कंफर्ट लिख दीजिएगा तो मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले कि कहां पर हमें अब आगे चेंज लाने की जरूरत है, जो थोड़ी ही देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा जो तरीका है, तीसरा पेरेंटिंग का स्टाइल, और उसे मैं कहता हूं स्ट्रिक्ट पेरेंट। और स्ट्रिक्ट पेरेंट ऐसे पेरेंट होते हैं जो प्यार ज्यादा नहीं देते, बच्चे पे फोकस ज्यादा नहीं रखते, लेकिन वो बच्चे को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि वो हिटलर जैसा माहौल घर का, वो मिलिट्री जैसा माहौल, आर्मी वाला घर, समझ रहे हैं? कि जिसमें बच्चे को सुबह उठने का टाइम भी फिक्स है, रात को सोने जाने का टाइम भी फिक्स है, और कुछ भी हो जाए, मूड अच्छा हो ना हो, उसको कुछ पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, बट रूल्स फॉलो करने हैं और उसी के मुताबिक डिसिप्लिन में रह के आगे बढ़ना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कभी कभार मदर जो है, मां कंफर्ट पेरेंटिंग वाली हो सकती है और फादर स्ट्रिक्ट पेरेंट हो सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, फादर कंफर्ट पेरेंटिंग वाले हैं और मदर जो है वो स्ट्रिक्ट पेरेंट वाली है। कितने लोग इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर पा रहे कि हाँ सर हमारे घर में ही कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा चलते रहता है, मिक्स्ड चलते रहता है। ओके, अगर ऐसा थोड़ा मिक्स्ड माहौल है तो नॉट सो बैड। आई टेल यू व्हाई नॉट सो बैड। उसका रीजन है, ये हो गया दोस्तों कि एक पुलिस का काम करेगा, ठीक है, और एक दोस्त का काम करेगा, एंड दैट इज गुड फॉर अ किड। कि भी जब पुश करने की जरूरत है तो एक पेरेंट आता है, वो पुलिस वाला स्ट्रिक्ट वाला पेरेंट, और दूसरा पेरेंट जब बच्चा थोड़ा दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो दूसरा पेरेंट थोड़ा प्यार दे करके उसको संभाल लेता है, बातें करके उसको संभाल लेता है, एंड विच इज गुड, क्योंकि इन दोनों का जो मिक्स्ड और बैलेंस्ड वर्जन है वो बेस्ट वर्जन है। बट ये जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है दोस्तों, अगर टोटली आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे
तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, आइए वो जानते हैं। एंड सबसे पहला तो आपका बच्चा अनहैप्पी रह सकता है, उसका सेल्फ एस्टीम लो रहेगा, क्योंकि वो हमेशा यही सुनेगा कि तू ये ठीक नहीं कर रहा, वो बराबर नहीं कर रहा, तुझसे ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चे को पुश करना चाहते हैं। बच्चा थोड़ा दुखी रहेगा, वो है ना डिपेंडेंट फील करेगा, इनसिक्योर्ड फील करेगा। साथ ही साथ दोस्तों वो बहुत ज्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लेकर आएगा एंड उसके सोशल स्किल्स बहुत कमजोर हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं। जो बच्चा हमेशा डर में जिंदगी जिया, जिस पेरेंट ने अपने बच्चे को हमेशा दबा के रखा है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग किया, वो बच्चा ना अपने दिल की बातें, अपने अंदर की बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये बच्चा जब बड़ा होगा, जब ये बच्चा कल उठ के शादी करेगा ना, तो वो अपने लाइफ पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने प्यार को और अपने फीलिंग्स को, क्योंकि बचपन से ही उसको ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल पाया है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट टू दिस पॉइंट? इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सी सो मेनी ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी। आई मीन आपको भी कभी ऐसा पेरेंटिंग मिला होगा, शायद आप भी ऐसे घर में बड़े हुए होंगे जिसमें आपको ज्यादा बोलने का मौका नहीं था। एग्जाम्पल कि आपके भाई को जो मर्जी करने का मौका था, और अगर आप एक बहन थे, बेटी थे, तो शायद आपके ऊपर हमेशा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग था और आपको कभी एक्सप्रेस करने का मौका ना दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है, राइट? एंड अगर आप वो कंटिन्यू करेंगे आगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क समवेयर, एंड उसी के साथ आप देखिए, साथ ही साथ बच्चा मेंटल इश्यूज को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल होगा। एंड नॉट ओनली दैट, एडिक्शंस के प्रति ज्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, और वो नई सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये सारी चीजों को समझने के साथ मैं आपको बताना ये चाहता हूं इसमें से कि यारो, इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई स्टाइल टोटली गलत है। हर एक का कुछ अच्छा है, बट उसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी है। और मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं एक परफेक्ट पेरेंटिंग का स्टाइल, कि जो ये दोनों का बैलेंस्ड और कॉम्बिनेशन है। दोस्तों कोई भी चीज एक्सट्रीम में अच्छी कभी नहीं हो सकती है, और मैं आपको उसका बेस्ट वर्जन देना चाहता हूं, और वो बेस्ट वर्जन को मैं कहता हूं स्मार्ट पेरेंटिंग, कि जिसके अंदर लव और फोकस भी ज्यादा है और डिसिप्लिन और पुश भी ज्यादा है। और ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप एक स्मार्ट पेरेंट बन जाते हैं। इस फोटोग्राफ को जरा देखिए। ये फोटो के अंदर बच्चों को पढ़ाई भी करवाई जा रही है और बच्चे खुश भी है और हंस भी रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पर प्यार भी है और डिसिप्लिन भी है। और जब ये कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस यू कैन एवर गिव टू योर किड्स। और ये स्मार्ट पेरेंटिंग क्या है, कैसे आप ये कर सकते हैं, वही है जो मुझे आपको सिखाना है। मगर जब आप स्मार्ट पेरेंटिंग के फॉर्मूलाज को अपनाएंगे ना, तो क्या होगा पता है? आपके बच्चे हमेशा हैप्पी होंगे, कंटेंट रहेंगे, मतलब कि संतुष्ट रहेंगे। एंड आप देखिए दोस्तों, आप ज्यादा बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखेंगे। बच्चे आपके काफी एक्टिव भी रहेंगे, साथ ही साथ एकेडमिक्स के अंदर, यानी कि पढ़ाई के अंदर भी वो अच्छा करते होंगे, जो हमेशा से आपका सपना था वो अच्छा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उनका सेल्फ एस्टीम काफी अच्छा रहेगा। एंड नॉट ओनली दैट दोस्तों, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम तो अच्छा है, उनके सोशल स्किल, रिलेशनशिप के स्किल्स भी बेहतरीन होंगे। और मेंटल हेल्थ इश्यूज से ये बच्चे काफी दूर रहने वाले हैं। मतलब कि बहुत कम संभावना है कि ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे उनको कोई डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी या एडिक्शंस के कोई प्रॉब्लम्स आए। ऐसी संभावना ना के बराबर हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट पार्ट तो स्मार्ट पेरेंटिंग का ये है कि ये बच्चे हमेशा अपने माता पिता के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। लेट मी रिपीट दिस अगेन, ये बच्चे हमेशा अपने माता पिता के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। इसमें जुड़े रहना चाहेंगे डिपेंडेंट होकर नहीं, और ना ही ईगो में आकर के, बट प्यार से, अपनेपन से, चाहत से। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वांट्स, राइट? सो गाइस, अगर ये पूरा लिस्ट जो आपने अभी अभी पढ़ा, अगर ये रिजल्ट आप चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट पेरेंटिंग को अपनाना पड़ेगा। और मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल्स यू कैन फॉलो इन योर लाइफ। वैसे आपको पता है दोस्तों,
मैं कई बरसों से आज पेरेंटिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ और चाइल्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बरसों से मैंने काम किया है। और जब मैं जानता हूँ कि स्मार्ट पेरेंटिंग बेस्ट पेरेंटिंग है, जो मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे ऊपर अप्लाई किया था, मैं यहां पर आप सभी को एक सवाल पूछता हूं। आप में से कितने पेरेंट्स हैं जो स्मार्ट पेरेंट बनना चाहेंगे? कितने पेरेंट्स हैं जो सीखना चाहेंगे कि स्मार्ट पेरेंट कैसे बना जाता है? कितने पेरेंट्स हैं जो ये सीखना चाहेंगे कि उसके साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फॉर्मूलास क्या है? और कितने पेरेंट्स हैं जो ये सीखना चाहेंगे, इन सभी चीजों को मिला करके एंड रिजल्ट ये सीखना चाहेंगे कि आपके बच्चे मोबाइल और टीवी के अंदर बिना वजह ना रहे, आपके बच्चे करियर के ऊपर फोकस्ड रहे, सफल बने, आपके बच्चे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड माने, आपके साथ वक्त बिताना पसंद करें? कितने लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे एक्चुअली आगे तो बढ़े, सफल तो हो, बट समाज में भी एक पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आए? कितने लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे काइंड हो, हेल्पफुल हो, लोगों की मदद करे? राइट? सो दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स प्रोबेबली। ये हर माता पिता का एक सपना है, हर माँ हर पिता ये चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको वही सिखाने के लिए जा रहा हूं और इन डेप्थ डिटेल में सिखाऊंगा। वैसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, मुझे बताइए, जो सागर है, सागर में मोती कहां पर होते हैं? मोती कहां पर होते हैं? गहराई में होते हैं, है ना? मेरे साथ जरा इशारा करो, कहां पर होते हैं? गहराई में होते हैं, ठीक है ना? तो समझिए कि बस हमने पेरेंटिंग वर्कशॉप को शुरू किया है। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये 3 दिन का वर्कशॉप है, 12, 13, 14 अप्रैल, 3 दिन का वर्कशॉप। और हर रात को 9 बजे शुरू होगा, 10:15 बजे खत्म होगा। सवा सवा घंटे का लाइव सेशन है एवरी इवनिंग, जो आपके साथ मैं लेने वाला हूं। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों कि अभी तो आज का आधा दिन बाकी है और कल का और परसों का दिन बाकी है, और तीनों दिन को पूरा अटेंड करना जरूरी है, तभी जाकर के आप ये पूरा स्मार्ट पेरेंटिंग के साइंस को सीख पाएंगे। दोस्तों एक बात पक्की है, आप है ना, अगर अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे अंदर उसके लिए पेशेंस होना, धीरज होना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। राइट? एंड दैट इज वेयर यहां पर मैं आपसे भी वो पेशेंस डिमांड करता हूं कि आप 3 पूरे दिन वक्त निकाल करके पूरा अटेंड करें एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं। आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आज आप पा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको आगे काम लगने वाली है दोस्तों। राइट? सो यहां पर मैं आगे बढ़ूं और आगे कुछ भी सिखाऊं उससे पहले जो लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर है दोस्तों, अगर आपने YouTube के ऊपर वो सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया या Facebook के ऊपर फॉलो बटन को, तो फटाफट से कर लेना। उसका रीजन है, आने वाले 2 दिन भी ये प्रोग्राम उसी पर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो आप उसे मिस ना कर जाएं, ठीक है? दूसरा, जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ कनेक्ट हो जाए। कोच स्नेह देसाई मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और यहां पर मैं पर्सनली इस पेज को मैनेज करता हूं। आप मुझे फ्यूचर में भी कुछ सवाल पूछ पाएंगे, कुछ लिख पाएंगे और मैं आपको आंसर कर पाऊंगा, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड रहिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको देना चाहता हूं, पेरेंटिंग का सबसे पावरफुल मंत्र, जो दोस्तों मैंने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है और उसी से आपको सिखाना चाहूंगा। और यह पावरफुल पेरेंटिंग का मंत्र यह है दोस्तों कि अपने बच्चे के साथ वो कभी मत करो जो आप बच्चे थे और आपके साथ हुआ और आपको पसंद नहीं आया था। वेरी वेरी पावरफुल इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ना 19 साल का था। 19 साल की उम्र पे मैंने पहली बार पेरेंटिंग प्रोग्राम शुरू किया था। तो तभी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा, भाई तुम 19 साल के हो, खुद ही बच्चे हो, ना तुम्हारी शादी हुई है ना तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पेरेंटिंग प्रोग्राम कैसे ले सकते हो? तब मुझे लोगों को समझाना पड़ा था कि भैया मैं तो लोगों का डिप्रेशन भी दूर कराता हूं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मेरे को डिप्रेशन होना चाहिए। हेलो, देखो समझो बात को दोस्तों। तब मैं लोगों को समझाता था कि भले मैं पेरेंट नहीं हूं, बट मैं एक बच्चा हूं और मैं ये जानता हूं कि आपके बच्चों को क्या चाहिए और वो मैं आपको सिखा सकता हूं। या हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस कि या दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? फ्रेंड्स, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स सो सिंपल कि जब आप बच्चे थे और जो चीजें आपको नहीं पसंद आ रही थी ना,
बस आपको अपने बच्चों के साथ नहीं करनी है, और जो आप बच्चे थे और जो चीज आपके साथ हुई और आपको पसंद आई है वो आपको अपने बच्चों के साथ करनी है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो मैं आपको सिखा सकता था। और इसीलिए जब कभी भी आप अपने बच्चों के साथ कोई भी व्यवहार करें ना, पहला सवाल अपने आप से यह पूछना है कि अगर मैं बच्चा होता और ये सेम चीज मेरे साथ कोई करता, इस तरह से मेरे साथ कोई बात करता, अगर इस तरीके से मेरे साथ कोई व्यवहार करता, इस तरीके से मुझे कोई डांट देता, तो मुझे कैसा लगता। सोचिए, इट्स सो सिंपल यू नो। एंड फ्रेंड्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, तो आप देखेंगे कि ये आपको इतना ज्यादा अवेयरनेस में लाएगा। सी, पेरेंटिंग इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। कोई भी आध्यात्मिकता के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर है ना, हमेशा एक चीज हमें सिखाई जाती है, और वो पता है क्या है? वो हमें सिखाया जाता है कि भाई जब मेडिटेशन करो ना, तो साक्षी भाव से, एज अ वॉचर, एज अ ऑब्जर्वर, बस देखो कि आपकी सांसें कैसे चल रही है। ठीक है, आपने कभी मेडिटेशन किया होगा, आपको पता होगा। अब दोस्तों, यहां पर भी यही करना है, ये अवेयरनेस को हमें लेकर आना है कि भाई हमने जो व्यवहार किया अपने बच्चे के साथ, तो उसको भी वॉच करो, उसको भी ऑब्जर्व करो। कभी कभार दोस्तों हम रिएक्टिव हो जाते हैं, जबकि हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। कभी कभार एज अ पेरेंट हम थक चुके हैं, स्ट्रेस में है, हमारी लाइफ की उलझनों में है, और हम कुछ ऐसा व्यवहार कर लेते हैं हमारे बच्चे के साथ जो हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जबकि उसमें बच्चे का दोष छोटा सा था, मैं नहीं कहूंगा उसका दोष नहीं था, पर छोटा सा था। और हमारा ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा रिएक्शन शायद ऑफिस का निकल आया, या बॉस का निकल आया, या सासू माँ का निकल आया, या वो जो खाना पकाना है, 4 लोग घर में आ रहे हैं, उसका रिएक्शन निकल आया। मैं देख रहा हूं काफी सारे पेरेंट अभी हंस रहे हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप रिलेट कर पा रहे इस पॉइंट के साथ, यू नो। इफ यू अग्री टू दिस, देन टाइप आउट अग्री इन द चैट बॉक्स गाइस, यू नो। तो देखिए, ये बहुत समझना जरूरी है दोस्तों कि कभी कभार बच्चे की गलती नहीं थी, बट उसमें हम कुछ ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, और उसमें हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, हमें होश में रहने की जरूरत है। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और वो फॉर्मूला है, एक पॉज बटन का यूज कीजिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। फ्रेंड्स, मैं अहमदाबाद गुजरात में हूं अभी, ठीक है। तो अहमदाबाद में यहां पर हमारे वहां डॉग्स होते हैं। आपके वहां होते हैं डॉग्स, कुत्ते? ओके, ठीक है। अच्छा, हमारे वहां डॉग्स जो होते हैं ना, उनकी पूंछ के ऊपर आप पैर रखे ना, पूंछ के ऊपर आप पैर रखे, तो वो काटते हैं। अहमदाबाद में ऐसा रूल है। आपके वहां? अच्छा, ऐसा ही है। ओ, और वो काले वाले काटते, सफेद वाले काटते? अच्छा, दोनों काटते। अच्छा, दिन को काटते, रात को काटते? अच्छा, कभी भी? और पूनम के दिन, अमावस्या के दिन? अच्छा, सेम। ओके ओके। उसका कारण है, क्योंकि वो कुत्ता है, वो डॉग है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू नो, जब आप उसकी पूंछ पर पैर रखे, तो उसके पास एक ही रिएक्शन अवेलेबल है, दैट्स हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, कि वो काट लेता है। मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूं कि वो डॉग है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अपने पास तो है ना भाई, हम तो इंसान हैं, और हम तो एक माँ है, हम एक पिता है, हम एक दादी माँ है, एक दादाजी है। नाउ जस्ट इमेजिन दिस कि हमारा बच्चा कुछ गलत करे और उसमें हम रिएक्टिव हो जाए, ये सोचे समझे बिना कि वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज। और रिएक्शन देने से पहले बस एक चीज करनी है, पता है? एक क्षण के लिए, एक एक मोमेंट के लिए बस रुक जाइए, एक पॉज बटन का इस्तेमाल कीजिए। जब आपको यह फीलिंग आ रहा है, कहीं आपको गुस्सा आ रहा है, जब आपको फील हो रहा है कि मैं इसको थप्पड़ मार दूं, या मैं डांट दूं, या इसके ऊपर चिल्ला दूं, एक क्षण मन में 3 काउंट कीजिए, 3, 2, 1, दैट्स इट। और उसके बाद आप रिएक्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि वो सिर्फ 3 काउंट करना, 3 सेकंड के लिए पॉज बटन का इस्तेमाल करना, फिर देखिए कि वो रिएक्शन कभी भी दोस्तों उस लेवल पर खराब नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए था। काफी हद तक आप होश में रहेंगे, और काफी हद तक आपका व्यवहार कहीं तो
समझदारी से भरा होगा, कहीं तो दोस्तों प्रोएक्टिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू मी कि आज से आप कॉन्शियस एफर्ट डालने वाले हैं इस चीज को करने के लिए? पॉज बटन का इस्तेमाल करेंगे, 3 2 1 काउंट करेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे, नॉट बिफोर दैट। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू मी नाउ? दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, लेट मी टेल यू दिस। आपको क्या लगा था पेरेंटिंग प्रोग्राम आप अटेंड करोगे और मैं आपको एक ऐसी गोली, एक ऐसी दवाई दे दूंगा कि आप परफेक्ट पेरेंट बन जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। ये जो हमारी बरसों की पैटर्न है, बरसों का स्वभाव और आदत, उसको बदलना पड़ेगा और उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे 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 एक मसल डेवलप कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, काफी दिन महीनों तक एक्सरसाइज करते ना, तब वो मसल ट्रेन होता है। बस एग्जैक्टली वैसे हमारे ब्रेन के मसल्स को भी डेवलप कराने के लिए और वो पॉज बटन को यूज करने के लिए और शांति से, समझदारी से बच्चों के साथ रिएक्ट करने के लिए दोस्तों हमें इसको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा और इसलिए कॉन्शियस एफर्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन सा काउंटिंग करना है? चलो अभी करेंगे। कैसे करेंगे? माइंड में बिफोर वी रिएक्ट 3 2 1 एंड फिर रिएक्ट करेंगे। एंड व्हाट दैट डज इज कि वो जो एनर्जी का फ्लो आया हुआ था और वो जो रिएक्शन आने वाला था और जो शायद सही नहीं था, उसमें थोड़ा सा हमें होश मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगा, हम कॉन्शियस हो जाएंगे दोस्तों। उस वजह क्या होगा? उस वजह से ये होगा कि हम काटेंगे नहीं। और वैसे तो यहां पर हर एक मदर और फादर को यह बोल दूं कि ये जो मैंने टेक्निक आज आपको दी है ना, वो टेक्निक सिर्फ बच्चों के साथ काम नहीं लगेगी, एक दूसरे के साथ भी काम लगने वाली है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी एक दूसरे को जो कुछ लोग काटने को दौड़ते, नहीं आप तो सभी बहुत पॉजिटिव पेरेंट्स हैं, मैं तो उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। तो वो जो पेरेंट्स हैं ना, वो एक दूसरे को जो काटने को दौड़ते हैं ना, उनको भी थोड़ा होश आ जाएगा। बहुत जरूरी है समझना। क्यों मालूम है? बिकॉज काफी सारे पेरेंट्स को यह लगता है कि पेरेंटिंग का मतलब यह है कि बच्चे को कुछ सिखाना है। ऐसे करो, सोचो मत, करो ना, करो, ऐसे करो, चलो फटाफट फटाफट, सोचो मत, करो। अभी मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। 5 के ऊपर क्लैप करना है। किसके ऊपर करना है? 5 के ऊपर क्लैप करना है। मैं 1 से 5 गिनूंगा, 5 के ऊपर क्लैप करना है। सभी सीधे बैठो और ऐसे हाथ रखो। 5 के ऊपर क्लैप करना है, मुझे देखते रहना। तैयार हो? ओके, 1 2 3 4 5। क्या रहे हो? 5 बार बोला 5 के ऊपर क्लैप करना है। तो भी जूम के ऊपर मैं देख रहा था 80% लोगों ने 4 पे क्लैप किया। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके माइंड ने 4 से 5 बार सुना कि 5 पे क्लैप करना है, लेकिन उसके बावजूद आपके माइंड ने वो किया जो उसने देखा और आपको यह लग रहा था कि बच्चों को सुधारने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके बच्चे वो नहीं करने वाले जो आप बोल करके सिखा रहे हैं। आपके बच्चे सिर्फ वो ही करने वाले हैं जो आप कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हाट यू डू। और आप जो एक्शन लेंगे, आपके बच्चे वही एक्शंस लेने वाले हैं। दोस्तों, आपको हैरान नहीं देने वाली मैं बात बता दूं, एंड दैट इज, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी देखने वाला नहीं है, तो इस बात को सुन लेना कि जिस दिन आप एक मां या पिता बनते हैं, उस पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक कोई देखे या ना देखे, आपका बच्चा आपको देख रहा है। यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। आपके ऊपर एक सीसीटीवी लग चुका है। बच्चे का नाम क्या है आपका? जरा लिखो, जरा चैट में लिखो, बच्चे का नाम क्या है? हाँ, एक बच्चा है तो एक का नाम लिखो, 2 3 है तो 2 2 3 2 2 के नाम लिखो, जरा लिखो, फटाफट लिखो जी। यहां पर पार्थ, शिवम, पारशी, ऋषभ, अविनाश, राही, किरण, क्या बात है, भक्ति, बहुत प्यारे नाम आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के नाम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग इट आउट। वेद, सोहम, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे। ये जितने नाम है ना जो अभी आपने लिखे, वो आपकी जिंदगी के सीसीटीवी है। हेलो,
कोई देखे ना देखे, ये सीसीटीवी देख रहा है आपको, आज इस चीज को याद रख लेना। और ये जो सीसीटीवी देख रहा है ना, वो नहीं करने वाला जो आप बोल बोल के सिखा रहे हो, वो ही करने वाला है। उसके अंदर वही आदत है, उसके अंदर वही स्वभाव, उसके अंदर वही विचार आने वाले हैं जो वो देख रहा है। अब सुनो, मैं आपको इसकी कुछ हकीकतें बताता हूं, कुछ समझ देता हूं। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था फरारी की सवारी। फिल्म के अंदर थे शर्मन जोशी और उनके बेटे। पेरेंटिंग के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म थी, ना देखी हो तो कभी देखिएगा। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर का स्टार्टिंग का एक सीन है जब जो छोटा सा बच्चा दिखाया है वो एक क्रिकेटर था, ठीक है। तो वो हर दिन क्रिकेट खेल करके आता और उसके पिता शर्मन जोशी जो है वो उसको लेने को जाते थे। तो अभी एक दिन जब वो टू व्हीलर के ऊपर, स्कूटर के ऊपर घर जा रहे हैं और बच्चा पीछे से सारी कहानी हर दिन बताता था, पापा आज मैंने ऐसा बैटिंग किया, ऐसे मैंने कैच पकड़ लिया वगैरह। और पिताजी एकदम एम्पैथेटिक लिसनर बन करके सुनते और बच्चे को अप्रिशिएट करते। तो अप्रिसिएशन के दौरान, बच्चे की बातें सुनने के दौरान पिता का ध्यान नहीं रहा और उन्होंने गलती से रेड सिग्नल तोड़ दिया। अब पूरा ध्यान दीजिएगा कहानी के ऊपर। जब रेड सिग्नल तोड़ दिया और पिता को पता ही नहीं चला, और बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है, बच्चे ने कहा, पापा आपने रेड सिग्नल ब्रेक कर दिया। और जब उसको रियलाइज हो, हाँ यार मैंने तो रेड सिग्नल ब्रेक कर दिया, तब वो कहते हो सॉरी 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 बेटा। वो अपने बच्चे को सॉरी कह रहे। बच्चे ने पिता की गलती निकाली, वो अपने बच्चे को सॉरी कह रहे कि हाँ बेटा मुझसे गलती हो गई। और अब वो क्या कह रहे, देखो वो कह रहे, बेटा जरा देखो देखो आसपास कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आ रहे तुम्हें? बोले नहीं पापा यहां पर तो कोई नहीं खड़ा। ठीक है, फिर वो ड्राइव करके स्पेशली ट्रैफिक पुलिस को खोज करके उनके पास पहुंचते। अब देखना सीन कितना मजेदार है। वो और उनका बच्चा बाजू में है और वो ट्रैफिक हवलदार के पास, पुलिस के पास पहुंचते हैं। पहुंच करके कहते हैं कि वो जो सिग्नल है उधर का, उधर मैंने रेड सिग्नल तोड़ा तो मुझे फाइन भरना है। अब ट्रैफिक पुलिस हैरान परेशान, क्योंकि जिंदगी में पहला ऐसा कोई इंसान मिला होगा। तो वो ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं कि, तो बोले उधर तुमको किसी ने रोका नहीं? बोले नहीं, उधर कोई खड़ा ही नहीं था। तो ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अगर तुमको किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं, तो तुम मेरे पास इधर क्यों आए फाइन भरने के लिए? चले जाते घर पे। और तब वो पिता एक सुंदर डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं देखा ना, और ऐसा करके अपने बेटे की ओर नीचे देखा और कहा कि मेरे बच्चे ने देखा, जो देखेगा वही तो सीखेगा ना। सच अ ब्यूटिफुल सीन। जब पहली बार इस सीन को इस फिल्म के अंदर, फरारी की सवारी के अंदर मैंने देखा था, आई वॉज सो पॉजिटिवली ओवरवेल्म्ड इन टर्म्स ऑफ कि यार कितना सुंदर तरीके से डायरेक्टर ने दिखाने की और समझाने की कोशिश करी है कि दोस्तों सारा पेरेंटिंग इसी एक सीन के अंदर छुपा हुआ है। और मैं आपको यहां पर समझाना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप अपने बच्चे को स्पेशल बनाना चाहते हैं, ग्रेट बनाना चाहते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट यू डू। आप जो करेंगे आपका बच्चा वो ही करने वाला है। अब चलिए मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कहना चाहूंगा। देखिए, हम सब चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हो, ठीक है। तो चलो मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज चाहते हो। जरा जरा चैट में लिख करके बताओ, व्हाट क्वालिटीज डू यू वांट इन योर किड्स। आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे तो आप कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर चाहेंगे। ओके, सो आई कैन से, यहां पर लिखा जा रहा है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, मैनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मार्टनेस, संस्कारी होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। मैं चैट में पढ़ पा रहा हूं ये सारे सारे ब्यूटीफुल क्वालिटीज है जो आप बता रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, जेंटल, नाइस नाइस, ह्यूमैनिटी उसके अंदर होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है ये, राइट। एवरीबडी वांट्स कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, सुंदर, बहुत अमेजिंग पॉइंट्स आप मुझे दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब एक सवाल पूछता हूं फिर मैं आपसे। यहां पर देखो, आपने जो क्वालिटीज रखी है वही क्वालिटीज मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। बस अगर आप चाहते हो कि वो क्वालिटीज आपके बच्चे में आ जाए तो कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी। देखना, सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों की रिस्पेक्ट करे, मैं एक सवाल पूछता हूं। एज अ पेरेंट
अगर आपके वहां जो काम वाला आता है या काम वाली बाई आती है, उसको अगर आप रिस्पेक्ट ना देते हो, दुत्कारते हो, या फिर डांटते रहते हो, या आपका ड्राइवर या जो लिफ्ट मैन है उसके आप नाम बुलाते हो और उसको इज्जत नहीं देते हो, या आपके वॉचमैन को आप ही बोलते हो कि साला टकलू जब देखो तब गाड़ी रुकवाता है, अभी डू यू एक्सपेक्ट कि ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं उसके बाद आपका बच्चा सीखेगा रिस्पेक्ट देना? या फिर एक दूसरे को, यानी कि आप अपने वाइफ को या आपके वाइफ आपको, अगर एक दूसरे को आप नामों से पुकारते हैं कि साली तू तो ऐसी है या तुम तो वैसे हो, अब मैं वो नाम यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज के प्रोग्राम को काफी बच्चे देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं। नाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो अपनी मम्मी को इज्जत से बुलाएगा जब उसके पिता ही इज्जत से नहीं बुला रहे हैं? यू एक्सपेक्ट कि अगर आप अपने हस्बैंड को कोई वैल्यू ना दे और कुछ उनके नाम अलग अलग पुकारे, या ये कहे कि भाई तुमसे तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और वो बच्चे बड़े होकर के उनके पिता की इज्जत करे या वैल्यू करे? फ्रेंड्स, मैं यहां पर कोई गलतियां नहीं निकाल रहा, बस मैं तो जो देखता हूं घर घर में और जो मैं चीजें मेरे सामने आती है काउंसलिंग्स के दौरान, बस मैं वो सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको डायरेक्टली कुछ बोलने का नहीं है, मैं बस आपको कुछ चीजें रियलाइज करवाना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके ऊपर थोड़ी सी अप्लाई करे, कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा करे, कुछ चीजें जरा भी अप्लाई ना करे, इट्स ओके, बट बस सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और आज जो आप सीख रहे हैं वो अकेले ना सीखिएगा, अपने फैमिली में सभी को ये चीज समझाना जरूरी है। जब बच्चा देखता है ना कि आप अपने ड्राइवर को भी इज्जत से बुलाते हैं, जब आपके वहां जो झाड़ू पोछा लगाता है उसको भी आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके बच्चे भी आपको भी और सभी को रिस्पेक्ट देंगे ही देंगे। बच्चे को रिस्पेक्ट सिखाना नहीं पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? सेकेंड, आपने क्वालिटीज में लिखा था कि बच्चे के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, बराबर ना? हर एक बच्चा ऑनेस्ट होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अभी इसके ऊपर से मुझे एक जोक याद आ गया। एक बार एक दरवाजे के ऊपर बेल बजा, पिता ने देखा कि कोई ऐसा इंसान आया है जिसको वो मिलना नहीं चाहते, तो अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को बुलाया, 4-5 साल का बच्चा है, बुलाया और कहा, बेटा जाके दरवाजा खोलना और इस अंकल को बोलना कि पापा घर पे नहीं है। ओके, तो बच्चे को जो बोला गया उसने किया, वो जाके दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके कहता है कि अंकल मेरे पापा ने बोला है कि वो घर पे नहीं है। सी, किड्स को तो पता ही नहीं है कि झूठ बोलना क्या होता है। अब आप ही बताओ कि उनको ऑनेस्टी सिखाने की जरूरत भी है? सच तो यह है दोस्तों, डिसऑनेस्ट होना वो हमसे सीखते हैं, सीखते नहीं सीखते। हाँ, मेरे पिता हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे, बहुत सारे पेरेंट्स को दे चुके हैं, और मेरे फादर हमेशा कहते थे कि तुम अगर छुट्टी मार के घर बैठे हो, क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तुमको मैच देखना है, फिर जब बॉस का फोन घर पे आए और तुम बीवी को फोन दे दो ये कहते हुए कि भाई तुम जरा बोलो मेरे बॉस को कि आज मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं ऑफिस नहीं गया, और आपका बच्चा ये सारी चीजें देख रहा है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा फ्यूचर में सच बोलेगा। नाउ दैट डज नॉट वर्क, राइट? सो फ्रेंड्स, उनकी ऑनेस्टी हमारी ऑनेस्टी पर डिपेंड करती है। तीसरी क्वालिटी जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों में हो, हार्ड वर्किंग। तो यारो हमें भी तो हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? हाँ, अभी इसका जवाब आपके पास है ही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑर्गेनाइज्ड रहे, राइट? लेकिन एज अ मदर, अगर हम अपने घर को, अपने रूम को ठीक ना रखे, साफ सुथरा ना रखे, ऑर्गेनाइज ना रखे, तो हमारे बच्चे भी अपने रूम को और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज शायद नहीं रख पाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट बीइंग फ्लेक्सिबल, राइट? हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे फ्लेक्सिबल रहे, यानी कि ऐसी परिस्थिति और ऐसे सिचुएशंस भी आए तो उसमें भी कंफर्टेबल रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
हर बार हमें शायद अपना पसंद का खाना ना मिले, हर बार हमें जो पसंद आए वो सब्जी नहीं होगी, हर बार हमें जो मौसम चाहिए वैसा नहीं मिलने वाला, हर बार ऐसे लोग नहीं होने वाले दोस्तों कि जिसके साथ हम कंफर्टेबल रहे। सो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। बट उसके लिए अगर बच्चा ही ये देख रहा है कि पापा तो वो वाली सब्जी कभी खाते ही नहीं है और मम्मी इधर ये सिखा रही है बेटा ये सब्जी खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन पापा ही नहीं खा रहे, तो बेचारा बच्चा कैसे खाएगा बताओ। हाँ, सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग फ्लेक्सिबल योरसेल्फ। हाँ, अगर आप फ्लेक्सिबल है आपके बच्चे ऑटोमेटिकली दोस्तों फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। सो मेरे फादर हमेशा हमारे साथ एक छोटी सी गेम खेलते थे। ये एक रियल गेम है और इस गेम के अंदर से आप अपने घर परिवार में बड़ा सा चेंज ला सकते हैं और ये प्रैक्टिकल टेक्निक है जो आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। इस गेम को सुनिएगा, इस टेक्निक को सुनिएगा। मेरे जब भी स्कूल टाइम में वेकेशंस होते थे, मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तब तक, मेरा जब समर वेकेशन आता था तब एक हफ्ते के लिए हम लोग एज अ फैमिली एक गेम खेलते थे। ध्यान से सुनना। और ये गेम मेरे दादाजी खेल चुके हैं उनके बच्चों के साथ, यानी कि मेरे पापा और अंकल्स के साथ, और मेरे सभी अंकल्स और पापा यानी कि सभी हमारी जनरेशन जो मैं और मेरे कजिन्स उनके साथ खेल चुके हैं। ओके, और ये हमारे खानदान की एक टेक्निक और गेम है जो आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और वो ये थी कि जब समर वेकेशन होते थे तो समर वेकेशन जो 1.5-2 महीने का होता था उसमें एक हफ्ते के लिए हमें सब कुछ वो ही करना है जो हमें पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे उस एक हफ्ते में जो सब्जियां हमें नहीं पसंद है वही सब्जियां उस एक हफ्ते में बनेगी और सबको वही खानी है। उस एक हफ्ते के दौरान बेड के ऊपर अगर हमको लेफ्ट साइड सोना पसंद है और राइट साइड हमको नींद नहीं आती तो उस एक हफ्ते के दौरान राइट साइड ही सोना है। हमें हमारा वाला चद्दर और ब्लैंकेट पसंद है जिसमें ही हमको नींद आती है, तो उस एक हफ्ते के दौरान वो चद्दर और वो ब्लैंकेट मिलेगा ही नहीं। उस एक हफ्ते के दौरान वो दोस्त यार या कजिन या दोस्त जो हमको पसंद नहीं है, जिनके वहां जाना घर पे हमको अच्छा ही नहीं लगता है, उन्हीं को मिलना है और उन्हीं के घर जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक हफ्ते के लिए ये पूरी गेम सिर्फ मैं अकेला नहीं खेलता था। हेलो, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खेलते थे, लिटरली मेरे साथ खेलते थे, एंड हम लोग मिल करके वो पूरी एक हफ्ते की प्रोसेस निपटाते थे एज अ गेम। और दोस्तों हमें इतना मजा आता था, इतना हम एंजॉय करते थे। बट ये जो पूरा साल में एक बार और ऑलमोस्ट 5-6 साल तक ये गेम मैंने खेली है, ऑलमोस्ट मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में आया था ना, तब से ये गेम चालू करी थी 10th स्टैंडर्ड तक। इससे इतना अमेजिंग चेंज और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आता था, और जो मैं अपने अंदर और मेरे सारे कजिन्स के अंदर देखता हूं कि हम लोगों के अंदर 3 शब्द उतर चुके हैं। जो लोग गुजराती है वो समझ पाएंगे, फावशे, भावशे और गमशे। इसको ट्रांसलेट करूंगा, मतलब होता है कि 3 क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है कि जो भी खाना परोसा जाएगा ना आप उसको एंजॉय करेंगे, जो लोग मिलेंगे आप उनके साथ मैनेज कर लेंगे, और जो भी परिस्थितियां हैं आप उसमें कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। आप अपने कंफर्ट जोन को टोटली ब्रेक कर देंगे, एंड दैट्स समथिंग सो ब्यूटीफुल। एंड मैं सच बताऊं दोस्तों, आज मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज करने के बाद मैं आपको एक हैरानी वाली चीज बताता हूं। फ्रेंड्स, आज मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता, मगर जो आप में से जानते हैं कि आज 1 लाख स्क्वायर फीट का मेरा घर है। आज 8 गाड़ियां हैं मेरे पास, कभी मर्सिडीज, BMW या लैंड रोवर की बात करूं या पर्सनल जिम की बात करूं, व्हाटएवर दैट माइट बी। मगर आज भी सारी फैसिलिटीज होने के बाद कोई मुझसे कहे, जो मैं हर दिन कर रहा हूं, कि चाहे AC है, कंफर्ट है, बट हर दिन 1 से 1.5 घंटे मैं जिम में जाके पसीना बहाता हूं, वो अनकंफर्ट को उठाने का मेरे अंदर ट्रेनिंग मुझे मिला हुआ है। जब मैं ट्रैवल करता हूं, कहीं काम की जरूरत पड़े, तो मैं 12-12 घंटे खुद आज भी ड्राइव कर लेता हूं, चाहे ड्राइवर की आदत है, उसके बाद भी उस अनकंफर्ट को उठाना या उसमें फ्लेक्सिबल होना मेरे लिए पॉसिबल है। या आज कितने भी आदमी लोग साथ रहते हैं, बट जब मैं देखता हूं कि यार वो लोग सामान ज़्यादा उठा रहे हैं, तो कभी वो 20 किलो का बैग खुद उठा लेने में मुझे कभी शर्म नहीं आई है। या अगर कुछ ना मिले, कोई व्हीकल नहीं है, खुद का गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो ऑटो रिक्शा में बैठकर जाने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा
किसी हम अपने बच्चों को दोस्तों ऐसा नहीं बनाना चाहते कि जिसमें वो राजा के माफिक मजेदार जिंदगी जी, और जो लोग ये कहे कि सर हमने जो दुख और तकलीफें देखी ना, हम अपने बच्चों को वो दिन कभी नहीं देखने देंगे। बट मैं आपको यह कहना चाहूंगा भैया, आपने जो दुख और तकलीफों का सामना किया ना, इसीलिए आप इतने अच्छे बने हैं, इसीलिए आप जिम्मेदार बने हैं, इसीलिए आप मैच्योर्ड हुए हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे वो परिस्थितियों का सामना करें। तीन दफा मैंने अपनी जिंदगी में एक गेम खेला है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ खेला है, और वो गेम इतना पावरफुल है, आपके होश उड़ जाएंगे ये सुनकर के जब जो कहने जा रहा हूं। एंड दैट इज, फ्रेंड्स, मैं अकेला ट्रैवल करता था 12 साल की उम्र से। अहमदाबाद के बाहर जाना है, सूरत, मुंबई, हैदराबाद, मैं अकेला ट्रैवल करता था बस में, ट्रेन में। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फोन्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अभी जब मैं अकेला ट्रैवल करता था तो काफी दफा मुझे मेरे पेरेंट्स ने लिटरली एक गेम के रूप में कुछ भी रुपये दिए बिना भेजा है, ये कहते हुए कि बेटा ये 2000 रुपया इमरजेंसी के लिए रख, कि तेरी जिंदगी पर कोई चीज आ जाए और तुझे हमको कांटेक्ट करना पड़े तब, बाकी तुझे अकेले निकलना है, बिना पैसे की बस लेनी है, बिना पैसे का खाना खाना है, और 3 दिन वहां पर घूम करके ये सेमिनार अटेंड करके वापस आना है। और वो मैनेज करना मैंने जब सीखा, और कैसे अपने दम पर मैं मांग कर भी पैसा मैनेज कर सकूं और खाना मैनेज कर सकूं किसी के साथ कम्युनिकेट करके, इस ट्रिक्स को जब मैंने सीखा था, वो सो अमेज की कभी किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इस गेम को थोड़ा इलॉबरेट करता हूं, आप शायद समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या कहा यहां पर, मैं आपको इसको और प्रैक्टिकली समझाता हूं। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं सौजी भाई ढोलकिया, ये सूरत के डायमंड किंग है, ठीक है। इनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, 1.3 बिलियन डॉलर्स की इस इंसान की नेटवर्थ है। ये इनके बेटे को जब पढ़ाई करके फॉरेन से इंडिया वापस आए थे ना, तो ये सेम गेम खिलाए थे, एक्सपेरिमेंट करवाए थे। और वो क्या था कि वो अपने बेटे को डायरेक्टली अपनी गद्दी पर, अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर नहीं बिठा दिए, वो उसको 1 महीने तक भेज दिए। वो बड़ी डिग्री पाके आया, उसके बाद 1 महीने तक भेज दिए चेन्नई यानी कि साउथ के कोई गांव में, जो भाषा उनके बच्चे को नहीं आती थी उस जोन में भेजा, जो उधर कोई जानता नहीं था उस जोन में भेजा, और उधर भेज करके 5,000 रुपए दिए थे कि भाई इमरजेंसी में तू यूज करेगा, बाकी इसको यूज नहीं करना है। और ये कहा बेटा 1 महीना तुझे खुद के दम पर पैसा कमा के आना है, कहीं पहचान यूज नहीं करनी है, मोबाइल यूज नहीं करना है। और वो बच्चा कभी सड़क पर भी सोया, कभी उसने बेकरी में भी काम किया, कभी मजदूरी भी किया। 1 महीना निकाल करके 5,000 रुपए जो इमरजेंसी के लिए दिए थे वो बचा करके वापस आया। और तब सौजी भाई ढोलकिया ने अपने बेटे को कहा कि बेटा अब तू लायक है मेरी कुर्सी पर बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने ये धंधा शुरू किया था जब मेरे पास 4,000 रुपए नहीं थे, और मैंने 0 से 10,000 करोड़ के बिजनेस को खड़ा किया है। तू अगर डायरेक्टली बैठ गया होता ना तो तू लायक ना होता। तू 1 महीना 0 रुपये पर अपने दम पर जो करके आया है, अब तू लायक है ये चीजों को संभालने के लिए। Now friends, I'm not talking about कि आप कोई एक्सट्रीम चीजें करें अपने बच्चों के साथ, नो नॉट एट ऑल। इसमें से थोड़ा लर्निंग लीजिएगा। हाँ, सेम चीज को कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हर एक के बच्चे अलग होते हैं, बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक का माहौल अलग है, ठीक है ना। बट इसमें से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को फ्लेक्सिबल बनाइए, आप भी फ्लेक्सिबल हो जाइए और अपने बच्चे को भी फ्लेक्सिबल बनाइए। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। ओके, एंड अलोंग विद दैट फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिसिप्लिन रहे। ओके, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं? पता है मैंने 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन करना शुरू क्यों किया था? उसका कारण था क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को रोज मेडिटेशन करते हुए देखा था, इसीलिए मैं उनके बाजू में बैठना शुरू कर दिया था, जबकि मुझे नहीं पता था मेडिटेशन होता क्या है। आप योग करोगे आपके बच्चे भी करेंगे, आप एक्सरसाइज करोगे धीरे धीरे आपके बच्चे भी करना शुरू करेंगे। इट्स जस्ट अबाउट यू बीइंग डिसिप्लिन। अच्छा, आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, आपके बच्चों के अंदर अच्छी आदतें आएंगी। आपको मालूम है, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता ने
चाय कॉफी पीना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्नेह को यानी कि मुझे ऐसी कोई भी आदत लगे। एंड फ्रेंड्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि बिकॉज ऑफ देम मैं 25 साल का हो गया, तब तक मैंने चाय कॉफी को चखा नहीं था। 25 साल की उम्र के बाद जब मेरा मेजर ट्रैवलिंग शुरू हुआ, काफी सारा काम शुरू हुआ, तब धीरे धीरे मैंने कॉफी लेना शुरू किया। चाय मैंने आज दिन तक नहीं चखी है, और कॉफी भी हफ्ते में एक आध बार जब जरूरत पड़ती है तब मैं लेता हूं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, कि बिकॉज की वो बचपन में आदत नहीं मिली, वो बेनिफिट मुझे मिला। सो जब आप एज अ पेरेंट अच्छी आदतों को अपनाएंगे, आपके बच्चे भी अच्छी आदतों को अपनाएंगे। चलो वैसे एक बात बताओ जरा, कितने पेरेंट्स को आज ये फील हो रहा है कि देखो ये जो 3 दिन का वर्कशॉप है, जिसका आज तो अभी पहला दिन है, बट कितने पेरेंट्स को लग रहा है कि बॉस दिमाग के दरवाजे और ढक्कन खुल जाए वैसी बातें सीख रहे हो, सीधी दिल पे लगे वैसी बातें हैं, और एक्चुअली यही चीजें हैं जो करने की जरूरत है। उसके लिए कोई थ्योरी, उसके लिए कोई किताबों की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। दिस इज समथिंग सो प्रैक्टिकल एंड सो रियल जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। See, so many people are agreeing to this and I'm so grateful to you guys। देखिए, मुझे काफी लोग यहां पर, मैं जानता हूं कि थैंकफुल होना चाहेंगे कि ये 3 दिन का टोटली फ्री पेरेंटिंग वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं। बट सच बताऊं, मैं आपको थैंकफुल होना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वक्त निकाल करके ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। इस वर्कशॉप की सारी सक्सेस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर है, जब आप वो लाइक बटन को और थम्स अप बटन को हिट करते हैं, शेयर बटन हिट करते हैं, दूसरे 10 दोस्तों के साथ शेयर करोगे, फेसबुक ग्रुप में शेयर करोगे, व्हाट्सएप में इस लिंक को फॉरवर्ड करोगे, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों तभी जाकर के ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। बट अब एक और पॉइंट है यहां पर, एंड दैट इज सी काइंड एंड हेल्पफुल। आप चाहते ना कि आपके बच्चे दूसरों की मदद करें, आप चाहते हैं कि वो काइंड बने, तो बस एक बात पक्की है दोस्तों कि अगर उनको हेल्पफुल बनाना है तो उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितने हेल्पफुल हैं। मैं यहां पर एक छोटी सी कहानी बताने के लिए जा रहा हूं और ये आपके होश उड़ा देगी दोस्तों। दिस इज माय फेवरेट स्टोरी। फ्रेंड्स, आप सभी अपने बच्चों की बर्थडेज धूमधाम से मनाते होंगे, खास करके जब बच्चा 1 साल का होता है, देन द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज स्पेशल, राइट? एंड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग उम्र पर हम सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। मगर आप अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन तोहफा क्या दे सकते हैं बर्थडे के ऊपर, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी है इसको समझने के लिए। एक बार एक इंसान, उसने बहुत तप किया, बहुत साधना की, और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा कि बताओ बेटा क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तो वो इंसान कहता है, भगवान मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं स्वर्ग देखूं, जन्नत देखूं, आपकी दुनिया देखूं, तो बस मेरी यही इच्छा पूरी कर दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और उसको मौका मिला स्वर्ग देखने का, जन्नत देखने का। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब वो जन्नत में गए और भगवान जी के जो असिस्टेंट है, जैसे उनके जो टूर गाइड थे जन्नत के और स्वर्ग के, जो उनको दिखा रहे थे, वो कहते कि चलो पहले मैं आपको ना नर्क में लेके चलता हूं। कहां लेके चलता हूं? नर्क में, हेल में। उस बहाने उसके बाद अगर आप स्वर्ग देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है ना? तो वो गए पहले नर्क में, हेल में। तो अभी जब वो हेल में गए तो वहां पर क्या देखा, इस इंसान ने क्या देखा? तो देखा कि भाई 56 भोग बने हुए हैं, मतलब कि इतना बेहतरीन खाना है और इतनी सारी फैसिलिटीज, कंफर्ट, लग्जरी है। तो उधर देखने के बाद इसको मन में सवाल खड़ा हुआ कि ये काहे का नर्क है, ये हेल कैसे है? इधर सब कुछ फैसिलिटी, इतने खाने की वस्तुएं, इतनी सब कुछ बनी हुई चीजें हैं, तो ये नर्क कैसे हुआ? लेकिन फिर उसने जब ध्यान से देखा तो प्रॉब्लम ये था कि सारे लोग जो नर्क में थे उनके सामने वो सारा खाना तो था, लेकिन उनके हाथ जो थे, इधर से हाथ में एक लकड़ी लगी हुई थी, लकड़ी बंधी हुई थी। इस वजह से क्या हो रहा था, वो खाना उठा तो सकते थे लेकिन वो खाना हाथ मोड़कर खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लकड़ी से हाथों को बंधा हुआ था। ठीक है, तो उसको पता चल गया कि हाँ, इसी को नर्क बोलेंगे, इसी को हेल बोलेंगे, क्योंकि खाना सामने है, सारी फैसिलिटीज सामने है, मगर तुम खा ना सको, इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है? तो अब ये देखने के बाद वो गए स्वर्ग में, जन्नत में।
तो जन्नत में जब गए, स्वर्ग में गए, तो उन्होंने वहां पर भी सेम ऑब्जर्व किया। उधर भी बेहतरीन खाना, सब कुछ सामने, सारी फैसिलिटी, लग्जरीज, लेकिन उधर भी जितने लोग थे वो लोगों के हाथों में भी वैसे ही लकड़ी लगी हुई थी। वो लोग भी अपना हाथ मोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि दोस्तों, जन्नत में यानी कि स्वर्ग में वो खाना जो था, जो लोग उठा रहे थे, भले हाथ मोड़कर खा नहीं पा रहे थे, मगर वो अपने हाथों से सामने वाले को खिला रहे थे, और सामने वाला उन्हें खिला रहा था। फ्रेंड्स, इस कहानी के द्वारा मैं तो बस आपको इतना ही समझाना चाहता हूं दैट जब हमारे बच्चे का बर्थडे आता है ना, वो एक मेमोरी बन जाती है। सी, दैट्स ऑलवेज अ स्पेशल डे फॉर अस एंड फॉर द किड। और बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस लेने वाले हैं उस दिन में। तो अभी उस दिन पे जो खर्चा हो रहा है, और ज्यादातर खर्चा किस चीज का हो रहा है? ज्यादातर खर्चा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा दिखावा करने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए कि उस दिन हम महंगे और अच्छे वाले कपड़े पहने और अपने बच्चे को बेहतरीन तैयार करें, और फोटोग्राफ्स और वीडियोस लिए जाए, और उसके लिए स्पेशल फोटोग्राफर को भी बुलाया जाए, और महंगा वाला केक बनवाया जाए, और उसके लिए महंगे तोहफे लेकर आए, और डेकोरेशन करे, या कोई बड़ी होटल में पार्टी दे दे। मगर वो सारा जो खर्च हो रहा है, उससे हम अपने बच्चे को यह सिखा रहे हैं कि बेटा, तू स्पेशल है, दुनिया में कोई और स्पेशल नहीं है, तू स्पेशल है, और तुझे कंज्यूम करना है। तो जब 1 साल के बच्चे को आपने बारबी डॉल या हॉट व्हील्स लाके दे दिया, जब वो 5 साल का होगा तब वो कहेगा कि पापा अब मुझे वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए। फिर वो 10 साल का होगा तब कहेगा कि मुझे वो बड़ी साइकिल चाहिए। और जब 15 साल का होगा तब बोलेगा कि आईफोन और 2 व्हीलर चाहिए। इससे कहीं ना कहीं डिमांड्स बढ़ सकती है, संभावना है दोस्तों। अब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि आप अपने बच्चे को गिफ्ट्स ना दीजिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि ज्यादा दिखावा नहीं या ज्यादा खर्चे नहीं, थोड़ा कीजिए, इट्स ओके, इट्स गुड, प्यार भी जताइए, बट साथ ही साथ उस दिन अपने बच्चे के नाम से और अपने बच्चों के हाथों से कहीं ऐसी जगह चले जाइए जो दोस्तों कोई एनजीओ हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, जहां पर एक्चुअली जरूरतमंद लोग हैं, और अपने बच्चों के नाम से और खास करके उनके हाथों से उन लोगों तक खाना हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, उन चीजों को पहुंचाइए जो अंडर प्रिविलेज्ड है। इससे 2 काम होंगे। एक, ना कि सिर्फ आप अपने बच्चे को देना सिखाएंगे, काइंड होना, हेल्प हो करना सिखाएंगे, बट उससे भी बढ़कर के उसको ये रियलाइज करवाएंगे कि हमारे पास कितना सब कुछ है, और बेटा, हम तुम्हें कितना सब कुछ दे रहे हैं, और दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है दोस्तों, दूर दूर तक उतना भी नहीं है जो बेटा तुम्हारे पास है। And we can really make it special, my dear friends. How many of you relate to this point? और कितने लोगों को लगता है कि genuinely हम हमारे हर एक बच्चे की बर्थडेज को इसी तरह से स्पेशल बना सकते हैं? If you agree to this, type I in the chat box if you agree to this, guys. See, यहाँ पर जितने भी लोग आज फेसबुक, यूट्यूब, जूम सभी जगह पर है ना, देखिए, आपके एक एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। ऐसी इस पूरे 3 दिन के वर्कशॉप को टोटली फ्री आप तक पहुंचाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई आप अपने जिंदगी में और अपने बच्चों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सके दोस्तों। और जितना आप साथ देंगे, जितना इंटरैक्ट करेंगे ना, हमारे लिए ये खास बात है, बहुत स्पेशल है। आपके एक एक शब्द, आपके एक एक वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिटरली राइटिंग इट आउट। आप जो टाइप आउट कर रहे हैं वहां पर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर दिस। एंड फ्रेंड्स, यहां पर ये जो पूरा लिस्ट आपके सामने था, सो दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग कि जो क्वालिटीज आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर आए, बस वो क्वालिटीज हमें इनकॉर्पोरेट करनी है अपने घर में, हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि जिनके अंदर, फ्रेंड्स, वो सारी चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया था, जो अच्छी बातें मुझे मेरी जिंदगी के लिए अपनानी थी। एंड दैट्स हाउ मेरा नर्चरिंग और पेरेंटिंग हुआ था। सो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, और वो ये है कि एक ग्रेट पेरेंट बनना इज इक्वल टू एक ग्रेट इंसान बनना। यानी कि जब कभी भी आप है ना बच्चे का प्लानिंग करते हो ना, तो बस समझ लो कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, और वो स्पिरिचुअल जर्नी
पर्सनल डेवलपमेंट का है, सेल्फ डेवलपमेंट का है, अपने आप को निखारने का है, बेहतर बनाने का है, एक परफेक्ट रोल मॉडल बनने का है। फ्रेंड्स, मेरे प्रोग्राम्स में ना काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, लाइक कभी अरशद वारसी आए हैं, कभी परेश रावल, कभी अजय देवगन आ चुके हैं, कभी सौरव गांगुली को मैं मिला। मुझे किस्सा याद आ रहा है, आपने इरफान पठान जी का नाम सुना होगा। इरफान पठान जी, उन्होंने बहुत बरसों तक इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है, ठीक है। हम लोग एक इवेंट में साथ में थे और वो पूरा इवेंट एक्चुअली हुआ था गिविंग के लिए, डोनेशन और चैरिटी का इवेंट था हमारा। अभी उस इवेंट के दौरान बच्चों ने ही इंटरव्यू लिया इरफान पठान का, ठीक है, जो ग्रेट बॉलर रह चुके हैं इंडिया के लिए, जो वडोदरा से बिलोंग करते हैं। तो अभी उसमें एक सवाल आया था, ध्यान से सुनना, सवाल आया था। सवाल यह था कि अगर आपको एक सुपर क्वालिटी मिल जाए, जैसे कि सुपरमैन है, आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन है, ठीक है, तो ऐसा एक सुपर पावर मिल जाए, तो वो सुपर पावर आप क्या चाहोगे, क्या मिले आपको? तो इरफान जी ने जवाब दिया था कि मैं एक ऐसा सुपर पावर चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। ओके, तो अभी जो हमने पॉइंट किया वो कवर किया ना, जो पॉइंट वही उन्होंने कहा। और दूसरा क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल था, बच्चों ने पूछा आपकी जिंदगी के रोल मॉडल कौन है? ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी के रोल मॉडल, गुरु कौन है, जिनके जैसा अगर आपको बनने का मौका मिले तो आप बनना चाहोगे? और उसमें ऑप्शंस भी दिए थे, वो कोई भगवान भी हो सकते हैं, कोई महापुरुष भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, मदर टेरेसा भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और इरफान पठान जी ने जो जवाब दिया था वो था कि मैं अपने अब्बू की तरह बनना चाहूंगा, यानी कि मेरे फादर की तरह बनना चाहूंगा। और इस पॉइंट को उन्होंने इलॉबरेट करते हुए कहा कि मैंने बचपन से अपने फादर को देखा है और उनसे ज्यादा पॉजिटिव, उनसे ज्यादा अच्छे, उनसे ज्यादा काइंड, उनसे ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखे हैं। और अगर मैं 10% भी अपनी जिंदगी में उनके जैसा बन पाऊंगा तो मैं उससे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। एंड फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों से पूछे कि वो क्या बनना चाहेंगे, किसकी तरह बनना चाहेंगे, नो डाउट अगर वो कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनना चाहते हैं, या वो स्वामी विवेकानंद या फिर बिल गेट्स बनना चाहते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट मैं कहना यह चाहता हूं कि कहीं उनके उस लिस्ट में हम शामिल हो, यह बहुत जरूरी है दोस्तों। जब बच्चा ये कहे कि मम्मी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं या चाहता हूं, या डैडी आप ही मेरी जिंदगी के सुपरमैन है, आप ही मेरे कैप्टन अमेरिका है, प्रोबेबली इससे बड़ा इस जिंदगी में कोई और सर्टिफिकेट, डिग्री, अचीवमेंट, प्रॉफिट या बैंक बैलेंस और कुछ भी नहीं हो सकता है जो जीते जी हम कमा सकते हैं। मैं नहीं जानता दोस्तों कितने लोग इस पॉइंट को समझ भी पा रहे हैं, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, तो बस ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बट मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, दैट यू बिकमिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली, फॉर द पीपल अराउंड यू, फॉर द सोसाइटी, शायद इससे बढ़कर के और कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड दिस इज वॉट मैं इवन अपनी टीम के साथ शेयर करता हूं कि मैं हमेशा एक ऐसा इंसान अपनी टीम के लिए, एक बॉस, एक लीडर बनना चाहता हूं कि जो मैं चाहूंगा कि वो बने, ना कि मैं सिखाऊं कुछ और मैं जिंदगी कुछ अलग जी रहा हूं, राइट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एज अ पेरेंट दिस हैज टू बी योर गोल एंड दिस हैज टू बी योर नंबर 1 फोकस। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने पेरेंट्स आप में से चाहेंगे? अच्छा एक बात देखिए, हमें 10:15 बजे खत्म करना था, बट मैं और 5 मिनट ले रहा हूं। इज दैट ओके? इज दैट फाइन? ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। सी मेरे लाइव सेशंस में ये हमेशा होगा कि मैं ओवर डिलीवर करूंगा। फ्री प्रोग्राम है ना, तो भी मैं ओवर डिलीवर करूंगा, ये होने ही वाला है। ओके, सो मेक श्योर कि आप इनफ टाइम लेकर बैठते हैं। सो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जो लोग आज मेरे साथ अंत तक रहने वाले और 5 मिनट, उनको मैं एक बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाला हूं, या बहुत बड़ी गिफ्ट। और जो लोग 3 दिन अटेंड करेंगे ना, उनको सबको एक बहुत बड़ा तोहफा है जो मैं देने वाला हूं, बिकॉज आई लव दोस पीपल कि जो शुरू करते हैं और उस चीज को कंप्लीट करते हैं, पूरा भी करते हैं। ओके, सो आपके लिए आज भी एक गिफ्ट है और 3 दिन के अंत पर भी एक गिफ्ट है, बट वो मैं लास्ट में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना यह चाहता हूं दोस्तों कि कितने पेरेंट्स ये चाहेंगे कि आपके बच्चे स्मार्ट बने, आपके बच्चे इंटेलिजेंट बने, आपके बच्चे अपने इंटेलिजेंस के द्वारा ज्यादा सफल हो जाए, आपके बच्चे आगे जब लाइफ में बढ़े तो ज्यादा पैसा कमा सके, बड़े इंसान बन सके और लोगों की मदद भी कर सके। हाउ मेनी पेरेंट्स वुड लव दिस? राइट, एवरीवन। ओके, इन दैट केस जब आप सभी हां कह रहे हैं और कुछ लोग हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, सो वो पॉइंट अपने ऊपर भी अप्लाई होता ना। हेलो, सी, जब आप अपने बच्चे को ये कहते हैं, बेटा तेरा बेस्ट फ्रेंड रवि वो फर्स्ट आया, 95% लाया, और तू देख, तो कभी है ना, बच्चे बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में भी ऐसा तो आया ही है कि पापा आप भी वो अशोक अंकल को देखो ना जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो मर्सिडीज लेके आए, आप कब लाओगे? फ्रेंड्स, मैं कहना यह चाह रहा हूं दैट अगर आप अपने बच्चे को ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कहीं आपको भी वो एग्जाम्पल बनना पड़ेगा ना, कि अगर आप चाहते वो सफल बने, वो बड़े इंसान बने, तो आपको भी बनना पड़ेगा। सी, इसलिए मैं कहूंगा कि पेरेंटिंग के अंदर बच्चों के ऊपर तो फोकस करना ही है, बट अपनी आपकी सफलता के ऊपर भी फोकस करना है, और हमें भी उतना पैसा फाइनेंशियली भी आगे बढ़ना है कि जिससे हम अपने बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे सके और वो सारी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज और टूल्स दे सके जो वो डिजर्व करते हैं। सी, आपको पता है मेरे पेरेंट्स ने जब उनकी कंडीशन खराब भी थी ना, तो भी अपने मम्मी ने मेरे गहने बेचकर और गिरवी रखकर भी मुझे सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड करवाए हैं, या फिर वो सारे खर्च किए जो मेरे डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। बट पॉइंट यही है, बॉटम लाइन ये है कि भी हम वो सफलता पाए और वो पैसा कमाए। अब अगर आप सही में ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के लिए करें, तो मैं आज आपको लास्ट में गिफ्ट दूं उससे पहले दोस्तों एक अमेजिंग वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा, जस्ट इन 2 मिनट्स, बिकॉज ये हर पेरेंट को जरूरी है कि आप अटेंड करें। दोस्तों मेरा एक अपकमिंग वर्कशॉप आने वाला है और वो वर्कशॉप है यू कैन बी अ मिलियनर। ये 4 घंटे का वर्कशॉप में आप में से कुछ लोग अटेंड कर चुके होंगे, बट जिन्होंने नहीं किया ना, ये लाइव वर्कशॉप के अंदर आप सीखते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रूट क्या है और मिसकॉन्सेप्शंस जो पैसों को लेकर है, जो हमें तोड़ने की जरूरत है। सबकॉन्शियस लेवल पर हमें अपने आप को प्रोग्राम करना है, और अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते, और वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस कैसे हम अपनी जिंदगी के लिए संभव करें, इन्वेस्टमेंट कहां करें, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स कैसे बनाए। दोस्तों उसके साथ कुछ बोनस है कि हाई इनकम स्किल कैसे डेवलप करें। तो ये जो टोटल वर्कशॉप है 4 घंटे का लाइव वर्कशॉप, वैसे तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बट फ्रेंड्स मैं बहुत ही कम वैल्यू के अंदर ये वर्कशॉप आपको देना चाहता हूं, जस्ट 299, बिकॉज मैं चाहता हूं हर एक पेरेंट कुछ ऐसा सीखे कि जिससे वो अपने बच्चों को बेस्ट रिसोर्सेज दे सके और उनको काबिल बना सके। और ये जो है कोई मार्केटिंग नहीं है, बस इतना ही कहूंगा कि ये पेड वर्कशॉप को करने के बाद भी मजा ना आए ना, तो पूरा पैसा वापस, मनी बैक। उसका रीजन इतना ही है दोस्तों कि मैं एक्चुअली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहता हूं, और इसके लिए रजिस्टर करवाने के लिए आप जा सकते हैं youcan.snehadesai.com। दोस्तों इट इज अ मस्ट वर्कशॉप फॉर ऑल द पेरेंट्स। ओके, तो youcan.snehadesai.com, ये फोटो ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं, वहां पर आपको अपकमिंग डेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा कि ये प्रोग्राम कब होगा, कैसे होगा। ये ऑनलाइन होता है, जूम पर होता है, आप घर बैठ करके अटेंड कर पाओगे। सो डोंट मिस दिस वर्कशॉप। लेकिन आज का तोहफा, आज के गिफ्ट, दोस्तों आज का दिन हम खत्म करें जो पिछले 1.5 घंटे से चल रहा है दोस्तों, डे 1, और डे 2 पर हम आगे बढ़े कल। उससे पहले क्या चाहोगे कि आज के प्रोग्राम का मैं आपको पीपीटी, जो आपने पीपीटी देखा स्क्रीन के ऊपर, देखा प्रेजेंटेशन, वो शेयर करूं जिससे आप घर पे रिवाइज कर सके, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सके। ओके, सो आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको आज का पीपीटी चाहिए तो ना आपके फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम होता है, ठीक है ना। सो टेलीग्राम अपने फोन में डाउनलोड कर लो अगर नहीं है तो, और अगर है तो अब काम करना है कि आपको इस लिंक के ऊपर जाना है।
इसका फोटो ले लेना, ठीक है। इस लिंक पर जाना है टेलीग्राम में, या फिर टेलीग्राम में सर्च करना है पेरेंटिंग बाय स्नेह देसाई। तो या तो ये पूरा लिंक लिखो HTTPS वाला, और या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च करो पेरेंटिंग बाय स्नेह देसाई। ओके, सो ये जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दोस्तों वहां पर टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। आप उस ग्रुप में आ जाओ, और आज रात को अभी से 1 घंटे के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये PPT आज के दिन का रिवीजन करने के लिए। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो लोग इस ग्रुप में रहेंगे, टेलीग्राम के ग्रुप में, 3 दिन के अंत पे जब ये वर्कशॉप खत्म होगा ना, मैं टेलीग्राम में आपके साथ एक दूसरा वर्कशॉप टोटली फ्री शेयर करूंगा, सारे उसके वीडियोस। और वो वर्कशॉप की वैल्यू 10,000 है, जो टोटली फ्री में शेयर करूंगा। मगर वो किसके लिए होगा? जो टेलीग्राम में होंगे और जो 3 दिन पूरे करेंगे उनके लिए होगा, ठीक है। देखो, फ्री में मैं खुशी से देना चाहूंगा, मगर उन लोगों को देना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम की वैल्यू समझे, पूरा अटेंड करें, ना कि उन लोगों को जो थोड़ी देर आए और भाग जाए। मुझे उस ऑडियंस की जरूरत नहीं, मुझे डिसिप्लिन और कमिटेड ऑडियंस की जरूरत है। एंड फ्रेंड्स, आज का दिन यहां पर हम खत्म करें उससे पहले मेक श्योर कि आप YouTube के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स को आज रात को या कल सुबह आज का Day 1 अटेंड करवा ले, क्योंकि Day 2 जो है वो कल हम यहां पर वापस 9 बजे लाइव लेंगे, कल रात को Day 2। और पता है कल क्या सीखने वाले हैं? कल हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने बच्चों की जिद कैसे दूर करवा सकते हैं, उनके गुस्से को कैसे कम करवा सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, और कैसे हम अपने बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज डाल सकते हैं, ठीक है। सो कल ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक नॉर्मल पेरेंट से ग्रेट पेरेंट बन सकते हैं। दिस इज व्हाट वी गोना लर्न टुमारो। सो बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और सवाल जो आपके बच्चों को लेकर है, उसके जवाब कल आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मोती कहां पर होते हैं? गहराई में होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो YouTube के ऊपर सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, फॉलो बटन ये Facebook के ऊपर हिट कीजिए, और वो थम्स अप और लाइक बटन हिट कर दो यार। उस बहाने YouTube और Facebook के एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करेंगे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। यार फ्री है, लोगों का भला कर दो। आपका एक बटन दबाने से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। कल हम वापस मिलने वाले हैं 9 बजे रात को लाइव फॉर Day 2। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।